सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं एक और नया चैप्टर। क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। सिंपल मैं इसलिए कह रहा हूं और अच्छा इसलिए कह रहा हूं। सिंपल इसलिए क्योंकि इससे सारी चीजें ऑलरेडी आप जुड़ी हुई जितनी भी चीजें सारी ऑलरेडी आप प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं। और अच्छा इसलिए है क्योंकि जब इसको और आप अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, तो कई सारे पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपके जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो क्लियर हो जाते हैं। आपकी लाइफ के अंदर काम में आने वाली बहुत सारी चीजें इसी चैप्टर के अंदर आपको समझ में आएगी। ठीक है, कि आप आगे चल करके कैसे किसी पर्सन को चूज करेंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसकी पावर क्या होती है, ड्यूटीज क्या है, राइट्स क्या है, सारी चीजें। चैप्टर का नाम जैसे क्लियर कर रहा है कि आप जानेंगे कि वर्किंग क्या है, किसकी, इंस्टीट्यूशंस की। तो यहां इंस्टीट्यूशंस का मतलब यहां कोई एक ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पे ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स होते हैं, तीन टाइप के ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, उनकी वर्किंग क्या है, ठीक है, इसको हम जानेंगे। साथ ही ये इंस्टीट्यूशंस आखिर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। बट इसके अंदर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल जिनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो कैसे परफॉर्म की जाती है, उसको हम इस चैप्टर में जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। काफी सिंपल चैप्टर, अच्छा है, देखिएगा। ओके, तो चैप्टर की शुरुआत कैसे होती है? तो चैप्टर की शुरुआत होती है एक बहुत ही सिंपल से टर्म से, जो कि होता है ऑफिस मेमोरेंडम। अब वो क्या है उसको जानने से पहले ये समझो कि अगर हम गवर्नमेंट को समझते हैं तो गवर्नमेंट के कई ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार, तो नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ में ही मैं कह सकता हूं तीन अलग अलग ऑर्गन्स जुड़ जाते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, जिसका मेन काम होता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव जिसका काम होता है उसको एग्जीक्यूट करवाना, और थर्ड है जो एग्जीक्यूट ना करे उसको पनिश करना, मतलब जुडिशरी। ठीक है, तो देखो यहां कहा कि लोगों की भलाई के लिए जो सरकार होती है वो अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में ही मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में आप पावर ऊपर से नीचे की तरफ शेयर करते हो, जैसे आपने सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को रखा, फिर स्टेट गवर्नमेंट को, और फिर लोकल गवर्नमेंट को। ये तो हो गया वर्टिकली, सबसे पावर सबसे ज्यादा जिसके पास में है वो अपनी पावर को डिवाइड कर देगा। ठीक है, और एक होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में तीन लोगों के बीच में पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यहां पर इनके बीच में जो पावर है वो इक्वली डिवाइडेड है। तो वही यहां पर कहा कि ये जो पावर डिवीजन का अरेंजमेंट है, that is just for making the people more aware, more advanced और more developed। ठीक है, यहां पर इस चीज में आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो पावर डिवीजन किया जाता है, इसका मेन मकसद ही यही होता है कि लोगों का बेटरमेंट हो सके, सोसाइटी का बेटरमेंट हो सके। इतना सही है। इसी को हम समझ रहे हैं आज वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट में या वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस में। गॉट इट? चलिए इसके आगे देखते हैं। अब जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो ये है कि हाउ इज द मेजर्ड पॉलिसीज डिसीजंस आर टेकन, कि बड़े बड़े जो पॉलिसीज होती हैं या बड़े बड़े जो डिसीजंस होते हैं वो लिए कैसे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो गवर्नमेंट का मकसद केवल ये नहीं होता कि एक बंदे को हमने अपॉइंट कर लिया, इलेक्ट कर दिया और उसको सर पे बैठा दिया हमारे, और वो अब जो रूल बना देगा वो एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। जैसे हमने एग्जांपल लें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का, तो जैसे नरेंद्र मोदी जी को आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया, वैसा नहीं है कि वो अपने हिसाब से जो डिसीजन ले रहे हैं और वही सब पे इंप्लीमेंट कर देंगे या फिर उन्हीं की बात हमें माननी जरूरी है। ऐसा नहीं होता। इसका एक पर्टिकुलर एक प्रोसीजर होता है जिसको सभी लोगों को फॉलो करना होता है। अब वो प्रोसीजर है क्या, उसी चीज को हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। टॉपिक का नाम भी ये है कि जो भी मेजर पॉलिसीज होती हैं उन पे जो डिसीजन लिए जाते हैं वो किस तरह से लिए जाते हैं, उसी चीज को समझते हैं। आइए एक एग्जांपल से, जो कि है आपका ऑफिस मेमोरेंडम। जैसे मैंने चैप्टर की शुरुआत की तब भी मैंने आपको बताया। और ऑफिस मेमोरेंडम होता क्या है, बहुत ही सिंपल है। जैसे ऐसे समझो आप कि कोई ऑर्डर रिलीज किया जाता है ना, जैसे कोई प्रेस नोट रिलीज की गई। अभी तो कोविड के टाइम पे बहुत सारी प्रेस नोट रिलीज हुई है कि जो स्कूल्स हैं या ऑफिसेज हैं या शॉप्स हैं उनका टाइमिंग ये रहेगा। तो ये जो गवर्नमेंट के ऑर्डर होते हैं, यही एक तरीके से आप कह सकते हो ये मेमोरेंडम्स होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट मेमोरेंडम्स या ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस का मतलब जिस डिपार्टमेंट से वो निकला है, जो जैसे अभी हम कहीं प्राइम मिनिस्टर ने कोई मेमोरेंडम निकाला है तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मेमोरेंडम होगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने निकाला है तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट या ऑफिस, वही उनके डिपार्टमेंट का मेमोरेंडम होगा। तो जब भी कोई गवर्नमेंट
कोई ऑर्डर इशू करती है तो उसको क्या कहा जाता है? ऑफिस मेमोरेंडम। ऐसा ही एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया गया था अगस्त 13 को 1990 में। 1990 में एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया गया था। मैंने यहां पर फोटोग्राफ भी आपको दिखाई है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो ऑफिस मेमोरेंडम था इसमें कई सारी चीजें कंटेन थी। मैंने कोशिश की कि शॉर्ट में आपको वो सारी चीजें जो इसमें मेन था उसको यहां पर मैं बता सकूं। तो ये जो ऑफिस मेमोरेंडम था ये इशू किया गया था 13 अगस्त 1990 को। अच्छा, समझना जरूरी एक और चीज है, पहले तो ये क्लियर कर लो अपने दिमाग में कि ऑफिस मेमोरेंडम होता क्या है, क्योंकि ये चीज आपसे पूछी जा सकती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ऑर्डर इशू करती है दैट इज ऑफिस मेमोरेंडम। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर इशू करेगी उसे ऑफिस मेमोरेंडम कहा जाएगा। अब ये जो ऑफिस मेमोरेंडम था जो 13 अगस्त 1990 को इशू हुआ था, इसके अंदर क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि मेजर पॉलिसीज, मतलब मेजर पॉलिसीज के ऊपर अनाउंसमेंट्स हुए और उस अनाउंसमेंट्स में एक सबसे बड़ी थी कि 27% जो भी वैकेंसीज अब निकाली जाएगी, सर्विसेज जो भी निकाली जाएगी, गवर्नमेंट सर्विसेज जितनी भी निकाली जाएगी, उस पे सीधे सीधे उन लोगों का अधिकार होगा जो इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। इकोनॉमिकली ऑब्वियसली जब इन दोनों कंडीशंस में है तो इकोनॉमिकली भी होंगे, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस जिन लोगों के साथ में है इनको ग्रुप भी कह दिया SEBC। ठीक है, स्पेशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं, SEBC जो क्लासेस हैं, उन क्लासेस के लिए या उन ग्रुप्स के लिए 27% का रिजर्वेशन होगा। अच्छा, थोड़ा सा आप गौर करना इस चीज को, बहुत ही सिंपली मैं यहां पर क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो ऑफिस मेमोरेंडम था उसमें जो हाईलाइटेड पार्ट था उसमें ये कहा गया कि, मतलब यहां डिक्लेरेशन है ये, ठीक है, इसमें ये कहा गया कि जितने भी लोग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं उन सभी को 27% रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, ये जो बेनिफिट था जॉब्स में था, द बेनिफिट of the job reserves for till the available only the scheduled caste, scheduled tribes and now the third category called SEBC was introduced। यहां पर ये कहा गया कि पहले ऑलरेडी जो जॉब रिजर्वेशंस हमारे यहां, देखो पहले क्या था, 50% तक रिजर्वेशन हम देंगे ऐसा हमने डिसाइड कर रखा था, हालांकि एट प्रेजेंट 55% का इस तरह का बेनिफिट है। पहले ST कैटेगरी, SC कैटेगरी और फिर एक नई कैटेगरी यहां पर इंट्रोड्यूस कर दी गई जो अभी अभी इंट्रोड्यूस हुई। The only person who belonged to backward class was eligible for this quota of 27%। जो दूसरे हैं उनको compete करना पड़ेगा जॉब्स के लिए। ठीक है, जो इन क्लासेस से बिलोंग कर रहे हैं उनको तो मिलेगा। ठीक है, पहले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को था, फिर अब ये जो सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड है उनको मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर बोल दी गई। अब समझने वाली बात क्या है, थोड़ा सा समझो कि यहां पर रिजर्वेशन दे दिया गया 27% का जो ऑलरेडी भी पहले से भी चल रहा था। अब दिक्कत क्या थी, ये हुआ क्यों, इसके पीछे का कॉज क्या और ओरिजिनेट कहां से हुआ पूरा मुद्दा। ये मुद्दा जो ओरिजिनेट हुआ वो हुआ गवर्नमेंट के थ्रू, एक कमीशन इन्होंने बनाया जिसको आपने कहा द फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, जिसको SBCC कहा गया। क्या है, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, या जिसको मंडल कमीशन कहा। मंडल कमीशन क्यों हुआ, क्योंकि इसके जो हेड थे, जो चीफ थे, उनका नाम था BP मंडल। BP मंडल के नाम से मंडल कमीशन बना। कमीशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे आपने उसमें ही पढ़ा था ना साइमन कमीशन, तो जैसे साइमन था तो उसका नाम आगे लगा दिया गया, कमीशन का मतलब उसके लोग, उससे जुड़े हुए लोग। तो BP मंडल जो थे उनके जो ग्रुप था या उनका एनालिसिस्ट जो एक कम्युनिटी था, दे ऑल हैव क्रिएटेड अ ग्रुप एंड दैट नेम्ड मंडल कमीशन। और इस मंडल कमीशन को अपॉइंट किया गया था 1939 में, और इसका मेन मकसद था कि वो सोसाइटी से उन लोगों को छांटें जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, जो कि सोसाइटी में सामाजिक रूप से और शैक्षणिक स्तर पर काफी पीछे हैं। उन लोगों को छांटने का काम दिया गया मंडल कमीशन को। और इवन उनको यह भी कहा गया कि आप ये पता लगाओ कि इन लोगों के बेटरमेंट के लिए हम कर क्या सकते हैं। तो ये दो चीजों के लिए इनको अपॉइंट किया गया था कि पहले तो इनका पता लगा लो आप, और फिर इनके बेटरमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो उसके सजेशन दो। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों लोगों को, मतलब इस ग्रुप को यहां पे अपॉइंट किया गया जस्ट फॉर मेकिंग दीज पीपल
मेकिंग दीज पीपल मोर डेवलप्ड। ठीक है, इन लोगों को और डेवलप करने के लिए ये चीजें दी गई। अच्छा, आप तो बोलोगे सर ये तो हो गया यहां पे, ये मैं बात कर रहा हूं पहले ये हुआ, पहले गवर्नमेंट ने फर्स्टली इनको अपॉइंट किया, देन इनका सजेशन है, मैंने यहां एरो लगा के बताया है, देन इनका सजेशन था, देन यू कैन डू दैट, आप ऐसा कर सकते हो। और गवर्नमेंट ने उस चीज को फिर आगे फॉलो भी किया। देखो आगे देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जो भी लोग थे यहां पे, जो एसबीसीसी के लोग थे, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के जो लोग थे, उन लोगों ने आइडेंटिफाई किया, चेयरमैनशिप रही इनकी बीपी मंडल की, और इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट थी 1980 में इशू कर दी। 1980 में इन्होंने बता दिया भैया ऐसे ऐसी ये चीजें हैं, ये चीजें आपको सारी अडॉप्ट करनी पड़ेगी अगर इन लोगों को आपको डेवलप करना है तो। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर इन्होंने बताई। साथ ही साथ आप ये भी जान लें कि यहां पे जो फर्स्ट, जैसे देखो यहां तो सेकंड है, शायद आपने गौर किया हो, तो ये सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, इसके पहले भी कोशिश की गवर्नमेंट ने कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके बेटरमेंट के लिए काम किया जा सके। ठीक है, तो 1955 के आसपास एक सबसे पहली बार ऐसा ही कमीशन बना था जिन्होंने रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की थी कि बैकवर्ड क्लासेस कैसे इनके बेटरमेंट के लिए हम काम कर सकते हैं, कैसे इनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट कर सकते हैं। काका कालेलकर के नाम से एक व्यक्ति थे, उनका कमीशन, उनके नाम से ही जाना जाता है ये पहला, द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, काका कालेलकर। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ये चीज तो शायद तुम जान गए होंगे, देखो फिर से समझ लो एक बार, अभी तक सिचुएशन बेटर नहीं हो रही थी इन लोगों के लिए, तो एक कमीशन बनाया गया जिसको हमने कहा मंडल कमीशन, जिसका मेन मकसद था कि वो रिकॉग्नाइज करे कि सोसाइटी के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो सोशली और एजुकेशनली काफी बैकवर्ड हैं। तो उन्होंने पता किया, पता करने के बाद में इन्होंने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट को बेस बनाते हुए बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज थे उन्होंने इस चीज को अश्योर किया कि हाँ ये जो बात बोल रहे हैं वो सही है। आगे देखो क्या होता है, मतलब ये वाला जो कंडीशन है ना, ये 1990 वाला, ये तो बहुत बाद में आएगा, इसके पहले की स्टोरी तो जान लो। तो देखो हुआ क्या, अब वो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं, मैंने मंडल कमीशन आपको बता दिया, वीपी मंडल के द्वारा ऐसा हुआ था। अब देखो कि जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो कैसे लिए जाते हैं, ऑफिस मतलब जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो एक साथ डिबेट होने के बाद में, डिस्कशन होने के बाद में लिए जाते हैं। ऑलरेडी हम इस चीज को जानते हैं, समझते हैं। ये जो मंडल कमीशन था ये ऐसे ही नहीं ले लिया गया, मतलब मंडल कमीशन के आइडिया को ऐसे अडॉप्ट नहीं कर लिया गया कि उन्होंने 1980 के अंदर अपनी रिपोर्ट दी और आगे चल के 10 साल बाद इन्होंने बोला था जो वो कर लेते हैं अपन, ऐसा नहीं हुआ, बहुत लंबा प्रोसेस था। मैं शुरुआत से शुरू करता हूं। देखो कि जो गवर्नमेंट थी वो फर्स्ट टाइम अपॉइंट करती है वीपी मंडल को या मंडल कमीशन को, और उसकी रिकमेंडेशन को रिसीव करती है 1980 में। अब सुनना, यहां से एक्चुअल स्टार्ट है। द रिपोर्ट वॉज डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट एंड मैनी पार्टीज डिमांडेड इट इम्प्लीमेंटेशन। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को लगा कि यह बात तो बहुत सही है, इनका अपलिफ्टमेंट किया जा सकता है। उस टाइम जनरल इलेक्शन हुए, और जनरल इलेक्शंस का मतलब लोकसभा इलेक्शंस हुए, और वहां पे कौन जीत गया? जनता दल। जनता दल। अब ये जो जनता दल थी इसका भी बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देता हूं। ये वो लोग थे जो लोग सोसाइटी में चेंजेस चाहते थे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी इसी का एक हिस्सा हुआ करती थी। ठीक है, हालांकि 1995 के अंदर जो जनता दल थे उससे वो मतलब इनका सेपरेशन हो गया था। भारतीय जनता पार्टी का एक्चुअली शुरुआत जो होता 1995 में हुआ, लेकिन यहां पर जो जनता दल है वो मतलब एक मिला जुला रूप था। इसके अंदर लेफ्ट फ्रंट वाले भी इनके साथ मिलकर लड़ रहे थे, तो जो जनता दल था वो इलेक्शन लड़ता है। अभी तक भारतीय जनता दल भी, आरएसएस वगैरह भी सभी इन्हीं के साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ते हैं और ये जीत जाते हैं। ये जीतने के पीछे एक और कॉज होता है, इन्होंने जो अपना, ये क्या होता है जब इलेक्शंस के अंदर जब जाते हैं, इलेक्शन लड़ने जाते हैं, तो लोगों को बताते हैं कि भाई हम ये काम करेंगे, अगर हम जीत जाएंगे ना तो हमारा ये डिसीजंस हम लेंगे, इन चीज़ों पे हम काम करेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हुआ। इन्होंने बहुत सारे अनाउंसमेंट की, और उन अनाउंसमेंट में एक अनाउंसमेंट ये भी थी कि जैसे ही हम पावर में आ जाएंगे, मैनिफेस्टो कहते हैं ना, इलेक्शन मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो का मतलब कि आप क्या काम करेंगे जब जीत जाते हैं, तो उस चीज़ को आप पहले ही बता देते हो। तो वो जो अनाउंसमेंट है वो सारे रिटर्न फॉर्म में थी। तो वो उनमें से एक अनाउंसमेंट थी कि अगर हम जीत जाते हैं तो हम, ये जो मंडल कमीशन ने रिपोर्ट दी थी कि इनको रिजर्वेशन हम देंगे, तो वो रिजर्वेशन हम एप्लीकेबल कर देंगे। ये बात इन्होंने कही अपनी, और ये इवन जीत भी गए। ये जो जनरल इलेक्शंस थे ये ऑलरेडी ये जीत भी गए। तो ऐसे में
जब इलेक्शन ही जीते जनता दल जैसे ही पावर में आई तो इन्होंने अपने जो भी आगे चल करके मतलब पहले इन्होंने प्रॉमिसेस किए थे उनको इंप्लीमेंट करने की बात की। बोला कि भैया जो मंडल कमीशन ने हमें रिपोर्ट दी थी और उसी रिपोर्ट को हम अब एप्लीकेबल करने वाले हैं, ये बात प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हुए इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कह दी। अब देखो क्या होता है। बात है 6 अगस्त 1990 की। मैं वो क्या बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था, देखो ऑलरेडी हम अगस्त के मंथ की बात कर रहे हैं लेकिन ये मंथ है 13। अब 13 तारीख से पहले कई सारे यहां पर ड्रामा हुए हैं। पहला तो ड्रामा देखो, ऑन 6 अगस्त 1919, 7 days बिफोर द ऑफिस मेमोरेंडम वॉज इशूड, यहां पर जो कैबिनेट था उसने एक फॉर्मल डिसीजन इस पे ले लिया। द नेक्स्ट डे पार्लियामेंट वॉज इन्फॉर्म्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर अबाउट दिस डिसीजन थ्रू अ स्टेटमेंट इन बोथ ऑफ द हाउसेज। मतलब ऐसे समझो कि यहां पे जो ऑफिस मेमोरेंडम है, कैबिनेट जो था, ऑफिस मेमोरेंडम जो इशू किया गया था, कैबिनेट ने उसके ऊपर एक फॉर्मल डिसीजन ले लिया। देखो क्या होता है, पार्लियामेंट के अंदर होते हैं आपके दो ग्रुप, एक होते हैं जो पावर में होते हैं और एक होते हैं जो अपोजिशन में होते हैं। ऐसे समझो राहुल गांधी जी अपोजिशन में है और पावर में है नरेंद्र मोदी जी। अब जो ये डिपार्टमेंट है ये क्या है, ये पर्सोनल डिपार्टमेंट है। पर्सोनल का मतलब होता है जो कर्मचारी आयोग है, ठीक है, जो जॉब्स देंगे हमें। तो ये पर्सोनल डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर होंगे वो क्या करेंगे, भाई कितने लोगों को जॉब देनी है, कितने लोग यहाँ पे अपॉइंट हमें करने हैं, कौन से फील्ड में अपॉइंट करना है, ये सारी चीजें उनको पता होगी। कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दीज ऑल आर डिफरेंट थिंग्स। कई लोग तो शायद ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कैबिनेट क्या होता है, क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी यही होता है, क्या प्राइम मिनिस्टर का पार्ट है, कि प्राइम मिनिस्टर इनका पार्ट है। तो देखो बात समझो, प्राइम मिनिस्टर पूरे भारत के अंदर एक व्यक्ति है जिसके ऊपर हर एक डिपार्टमेंट को साथ में लेने की जिम्मेदारी है, लेकिन वो हर डिपार्टमेंट में जाके काम नहीं कर सकता। यही रीजन है कि उसने अपनी पावर को बांट दिया अपने लोगों में। तो जैसे अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो आई कैन नॉट डू ऑल द वर्क मतलब ऑन माई बिहाफ, सो आई नीड टू हैव सम पीपल जो कि मेरे को अलग अलग टास्क में सपोर्ट करेंगे और मेरी नॉलेज में वो अच्छे होने चाहिए उन चीजों में। तो मैंने क्या किया, कुछ इंपॉर्टेंट जो लोग थे उनको मेजर डिपार्टमेंट्स दे दिए, जिसको आप कहते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज। तो हम क्या करते हैं, पोर्टफोलियो उनको डिवाइड कर देते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने अलग अलग, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट इसको दे दिया, हेल्थ डिपार्टमेंट इसको दे दिया, या फिर फॉरेन डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, इस तरह से वो अपने डिपार्टमेंट्स को बांट देता है। ये जो मेजर डिपार्टमेंट होते हैं इनके जो हेड होते हैं वो कहलाते हैं कैबिनेट, ठीक है। और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पूरे देश का है तो अलग अलग राज्यों से लोग भी आएंगे, उन लोगों को भी आपको अपने साथ में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली स्टेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, डेप्टी मिनिस्टर्स, अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स नेम्ड डेप्टी, कैबिनेट और इसके अलावा स्टेट्स। तो इन तीनों का जो एक मिक्सचर है उसी को हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इसके अंदर हेड होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये दो, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तीन पार्ट। काउंसिल के अंदर तीन सेग्रीगेशन होंगे, एक कैबिनेट होगा, एक स्टेट होगा और एक होगा आपका डेप्यूटी, ठीक है। तो ये तीन होते हैं, इतना समझ में आया। अब देखो क्या हुआ कि 6 तारीख को तो ये अनाउंसमेंट हो गया कि भैया फॉर्मल डिसीजन हम लेंगे, ऐसा ऐसा हम करने वाले हैं। और फिर नेक्स्ट डे ही मतलब 7 अगस्त को ही प्राइम मिनिस्टर ने, क्योंकि उनके कैबिनेट के मिनिस्टर ने कह दिया कि भैया देखो हमें ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला बहुत ही बढ़िया बात है, चलो कह देते हैं। तो उन्होंने लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी दोनों ही जगह पर अपनी अनाउंसमेंट कर दी कि भैया हम ऐसा ऐसा कुछ इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं। चलो ये बात भी मान ली इन्होंने। अब देखो आगे क्या करते हैं। अब जब ये सारी चीजें डिस्कस हो गई, लोकसभा में राज्यसभा में चीजें चली गई, तो देखो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो इस चीज को बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे, बट कुछ होंगे जो बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे हिसाब से रिजर्वेशन अच्छा है कि नहीं, अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहूंगा कि पूरी तरीके से आंख बंद करके रिजर्वेशन देना इज अ रॉन्ग थिंग। बट जिसको रिजर्वेशन मिला हुआ है उसके लिए तो अच्छी बात है, वो तो यही बोलेगा कि हाँ रिजर्वेशन तो बहुत अच्छी चीज है। तो ऐसे में यही हुआ, the decision decisions of the cabinet was officially recorded and sent to the department of personnel and training for immediate implementation। 7 तारीख को, 7 अगस्त को जब प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, और क्योंकि वो उनका राइट है, वो उस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो तुरंत ही ये जो टास्क था, ये जो रिकॉर्ड था, ये जो ऑर्डर था, ये कहां पहुंच जाता है, द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग्स
अब क्या है इसका मतलब कि भैया कहां पर कितनी लोगों की जरूरत है, पर्सोनेल्स का मतलब होता है कर्मचारी, तो उन लोगों के पास में पहुंच जाता है कि भैया कितने लोगों की जरूरत है, आप एग्जाम वगैरह आप करवाएंगे और इतना इतना रिजर्वेशन रख के इन लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं आप। ऐसे में द मिनिस्टर्स आस्क द टॉप ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट टू मेक एन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट द कैबिनेट्स डिसीजन। अब ऐसा नहीं था कि केवल कैबिनेट ने बोल दिया या फिर या प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया अब सारा काम हो जाएगा, नहीं, अब भाई वो चीज डिपार्टमेंट में गई है, ठीक है, तो ये तो ऑर्डर बना है, लॉ बना है, बट कितने लोगों की जरूरत है, कैसे उनको अपॉइंट करोगे, कैसे क्या प्रोसीजर होगा, उन सब के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा एक मिला जुला। उसके लिए डिपार्टमेंट को इंक्लूड करोगे आप, डिपार्टमेंट की जो हायर अथॉरिटीज हैं उनको इंक्लूड करोगे, उन्हीं को तो पता होगा उस डिपार्टमेंट के बारे में, और फिर ये जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया है उसको कैसे आप इंप्लीमेंट करो, इस चीज को भी यहां पर नोटेड किया गया। देखो समझो, वापस मैं बता रहा हूं, जो प्राइम मिनिस्टर और उसके कैबिनेट ने डिसाइड तो कर लिया कि 27% हमें रिजर्वेशन देना है, ये बात हमने मान ली, बट यहां पर इन्होंने ये कहा कि डिसीजन केवल वो नहीं ले सकते अकेले, अब कितने लोगों की वैकेंसी निकालनी है, कैसे आप वैकेंसी देंगे, कैसे आप लोगों को अपॉइंट करेंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा, उसके लिए किस डिपार्टमेंट में नीड है, तो जिस जिस डिपार्टमेंट में नीड है उन सबको आपको बुलाना पड़ेगा, उनके हायर अथॉरिटीज को बुलाना पड़ेगा। मिनिस्टर तो सारे डिपार्टमेंट का मिनिस्टर एक है, लेकिन डिपार्टमेंट तो अलग अलग है, तो उन सारे डिपार्टमेंट्स के टॉप ऑफिसर्स आएंगे और फिर वहां पर एक मिला जुला डिसीजन लिया जाएगा कि भाई इतनी तारीख को आप एग्जाम करवाएंगे या जो भी रिक्रूटमेंट करेंगे आप, तो उसका प्रोसीजर ये रहेगा। तो उन्होंने ऑर्डर दिया, इन्होंने उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, इन लोगों को इसके बारे में बता दिया कि भैया देखो ऐसा ऐसा हम करने वाले हैं। तो ये जो ऑफिसर्स थे इन्होंने भी ड्राफ्ट कर दिया, एक ऑर्डर निकाल दिया इन्होंने भी कि देखो भैया इतनी तारीख को ये ऑर्डर आया था गवर्नमेंट का, इसके बिहाफ पे हम ये वैकेंसीज निकाल रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट की वैकेंसीज निकली है, तो इसी तरीके का ऑर्डर ड्राफ्ट कर दिया गया ऑफिसर्स के थ्रू, और ये पहुंच गया मिनिस्टर के पास में अप्रूवल के लिए। मिनिस्टर कौन सा, जो भी पर्सनल डिपार्टमेंट का मिनिस्टर था, या फिर जो भी जैसे एसएससी का डिपार्टमेंट होता है, जो भी सर्विसेज अपॉइंट करते हैं गवर्नमेंट के लिए, उनके जो मिनिस्टर थे उनके पास पहुंच गया कि भैया देखो ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर पे आप साइन कर दो तो हम वैकेंसी निकाल देंगे अभी तुरंत। इसके बाद जो मिनिस्टर थे वो उसको अप्रूव कर देते हैं, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में चला जाता है और ये इसका नंबर होता है, ये ऑफिस मेमोरेंडम का नंबर है। देखो यहां पर क्या होता है, अच्छे से समझना, देखो आपको अगर इसको आप थोड़ा गौर करके देखोगे तो यहां पे आपको कई सारी डेट्स भी दिखेगी कि 31, 90 और ये 36,012, ये सारी चीजें एक तरीके का एक प्रोसीजर होता है। आप लेटर राइटिंग जब इंग्लिश में सीख रहे होंगे तो जब उसमें आपको इनफॉर्मल लेटर या फॉर्मल लेटर सिखाया जा रहा होगा, हालांकि ये फॉर्मल लेटर का पार्ट है, तो उसमें भी एक ऑफिस मेमोरेंडम सिखाते हैं, हिंदी में भी सिखाते हैं और इंग्लिश में भी सिखाते हैं, होपफुली आपके स्कूल में सिखा रहे होंगे। तो ये एक ऑर्डर का मतलब एक ऑर्डर का टाइप होता है कि जैसे मैं आगे चल के कभी भी कोई नंबर बताऊं तो मुझे पता चल जाए एग्जैक्टली वो मैंने किसको भेजा था। ऐसा ही नहीं है कि कोरे कागज पे लिख के दे दिया और पास हो गया, हर एक चीज का ऑर्डर होता है, हर एक चीज का स्पेसिफिकली नंबर यहां राइट डाउन किया जाता है, जैसे सीरियल नंबर भी इसको आप कह सकते हो। तो ऑफिस मेमोरेंडम इस नंबर का यहां पे ऑफिशियली प्रिंट किया गया और उसको आगे चल करके एनफोर्समेंट के लिए भेज दिया गया, ठीक है। बट हुआ क्या, इसके बाद में बहुत सारे केसेस आना शुरू हो गए। जिन लोगों को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा था उन लोगों ने इस चीज के अगेंस्ट में कि आपने ये जो वैकेंसीज निकाली है, जो आपने सोचा है, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है, तो उन लोगों ने इसके अगेंस्ट में क्या किया, केस फिल कर दिया। ऐसा ही एक केस हमें यहां पर देखने को मिलता है जो कि था इंदिरा साहनी और अदर यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, ऐसे समझो, सॉरी, इंदिरा साहनी एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां पर इन्होंने कहा कि एक ऐसा ही केस सामने आया जो कि था इंदिरा साहनी का और उसके साथ में जो दूसरे लोग जुड़े हुए थे उनका, इसके साथ में यूनियन ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके अगेंस्ट में, और कई सारे दूसरे केसेस। देखो केसेस कई जगह पर फिल किए गए, स्टेट लेवल पे भी किए गए तो सेंट्रल लेवल पे भी किए गए। जो सेंट्रल लेवल पे किए गए वो राइट टू लाइफ से जोड़ करके किए गए, तो ऑलरेडी तुम जानते हो कि कोई भी चीज फंडामेंटल राइट से जुड़ी हुई होती है तो यू कैन डायरेक्टली कैन फिल ए कंप्लेन अगेंस्ट एनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या एनी ऑफ द बॉडी। तो ऐसे में आप यहां तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी था तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया केस, और कई जगह पर स्टेट गवर्नमेंट में था तो वो हाई कोर्ट में चला गया। तो केसेस होते गए, बहुत सारे केसेस हुए। अब जब केसेस हुए तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने इस चीज को एनालाइज किया, जज ने एनालाइज करके बोला कि देखो भाई केस तो सही है,
और आपने जो रिजर्वेशन दिया है सोच समझ के दिया होगा, ऐसा तो है नहीं कि आंख बंद करके दे दिया। तो जितने भी लोगों ने केस फिल किया था उन सबको उन्होंने खत्म कर दिया, बोला कि नहीं गवर्नमेंट सही कर रही है, ये जो सोच समझ के कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके इन्होंने किया हो। लेकिन हाँ, ऐसे में गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट भी किया सुप्रीम कोर्ट ने। देखो 1992 में गवर्नमेंट ने इस बात को मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को कहा कि ठीक है, जो भी केसेस हैं, जो भी रिजर्वेशन आप देना चाह रहे हो, रिजर्वेशन आप दे सकते हो, बट इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई ऐसे करो कि आप हर कोई जब इसको सुने तो कंफ्यूज ना हो। तो आप इसमें क्या करें, मॉडिफिकेशन करें। मॉडिफिकेशन ऐसे कर सकते हो आप कि इसमें आप क्लियरली ये मेंशन नहीं करो कि जो पढ़े लिखे नहीं है, सोशली बैकवर्ड हैं, तो ऐसे में केवल डायरेक्टली आप उनको 27% रिजर्वेशन दे दोगे, सबको नहीं, जिनको जरूरत है उनको दें आप, ठीक है, जिनको वास्तव में जरूरत है उनको मिले। तो इस तरह का कुछ मॉडिफिकेशन उन्होंने सजेस्ट किया, केवल गवर्नमेंट को सजेशन दिया गया है, ठीक है। और तब जाके मिनिस्ट्री ने इशू किया एक नया ऑफिस मेमोरेंडम 8 सितंबर 1993 को, जिसके अंदर यह अश्योर किया गया कि जो भी डिस्प्यूट्स ऑलरेडी ऊपर आए थे या हुए थे उन सबको खत्म किया जा सके। तो ऐसे में ये ऑफिस मेमोरेंडम वहां जाकर के रखा जाता है सबके सामने, और अल्टीमेटली एक बार नए तरीके से वापस से गवर्नमेंट के सामने, लोगों के सामने आता है, और उसके बाद में उस ऑफिस मेमोरेंडम को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जो अभी तक चल रहा है। अब तो मिट भी नहीं सकता, खत्म भी नहीं हो सकता। इसके बाद में यही सारी चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था। ऑफिस मेमोरेंडम, गवर्नमेंट का ऑर्डर, गवर्नमेंट आंख बंद करके ऑर्डर नहीं देती है, उसके पीछे बहुत सारा एक लंबा प्रोसेस होता है। क्या वो प्रोसेस होता है, उसी चीज को हम यहां पे समझने वाले हैं। अब गवर्नमेंट के डिसीजंस किन लेवल्स पे जाके अफेक्टेड होते हैं। देखो, मैं अगर बात करूं तो जहां पे लॉ मेकिंग बॉडी होगी वो होगी पार्लियामेंट, हमने इसका भी नाम लिया। अब जो उसको इंप्लीमेंट करवाएगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हमने उनका भी नाम यहां लिया। फिर अगर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको सॉर्ट करने का काम करेगा जुडिशरी, हमने उसका भी नाम यहां लिया। इसका मतलब गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन्स यहां पर डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजन लेने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंटली इन्वॉल्व होते हैं। तो यहां पर इन्हीं तीनों को इस चैप्टर में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि पहले नंबर पे गवर्नमेंट का ऑर्गन आता है लेजिस्लेचर, जो कि है आपका पार्लियामेंट। दूसरे नंबर पे आता है आपका गवर्नमेंट का वो ऑर्गन जो कि है एग्जीक्यूटिव, जो चीजों को इंप्लीमेंट करवाता है, जिसमें आप ऐड करेंगे प्राइम मिनिस्टर को और इसकी काउंसिल को। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आता है जुडिशरी, जिसमें आपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो भी लोकल कोर्ट होते हैं, जिसको आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी कह सकते हो, इनको आप ऐड करते हो। पार्लियामेंट के अंदर तो तुम जानते ही हो, चाहे गवर्नमेंट पावर वाली हो या अपोजिशन हो, तो आपने क्या किया है, इन सबको इसमें ऐड आप करते हो। अभी काम कैसे करते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक इसको रिवाइज करें, कहीं प्रॉब्लम आए तो पूछें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, विल मीट यू टुमारो। थैंक यू सो मच।